देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कला एक ऐसी चीज़ है जो आदमी कलाकार के अंदर से निकाल के फेंक नहीं सकता कभी। जो कुक्कड़ कमाल का वो उसमें बेइज्जती हो रही है। कुक्कड़ मतलब जानती है ना, मुर्गा। दैट वो म्यूजिक ऐसा लगता है कि जैसे कि ईश्वर ने खुद नीचे आके उनके साथ बैठ के बनाया। अब जैसे बॉबी देओल का आप एग्जांपल लीजिए, 13 मिनट ऑफ फुटेज इन फिल्म एनिमल एंड यू सी वेयर इट हैज टेकन। एग्जैक्टली। ज्यादा तारीफ करनी भी नहीं चाहिए लड़कों की। बेसावा तारीफ नहीं करनी चाहिए। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। हाय देयर, यू आर वाचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल विद श्रुति सिन्हा। और इंडस्ट्री में इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं और इतने सारे लोग हैं कि आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा कि आखिर ये जो लोग हैं इनके अंदर कितने बेहिसाब टैलेंट है। और ऐसे ही कुछ बेहिसाब टैलेंटेड आज लोगों के साथ हम मौजूद हैं। आप हमारे साथ सुधांशु जी हैं, मनमीत जी हैं, शाश्वत जी हैं। और सर, सबसे पहले तो आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि ये अनएक्सपेक्टेड कोलैब आप लोगों के बीच में हुआ कैसे, प्लानिंग कैसे हुई? प्लानिंग पहले से तो नहीं की थी, बट ये बहुत ऑर्गेनिकली अपने आप चीज़ें, मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि आपकी इनकम्प्लीट रहती है पजल और सडनली आपको कुछ मिलता है और एकदम परफेक्ट बैठ जाता है, आपकी पजल कंप्लीट हो जाती है। प्लानिंग तो हुई ही नहीं। प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं हुई थी। तो मैं कुछ स्टार प्लस के लिए कुछ कर रहा था और उसमें शाश्वत से मेरी मुलाकात हुई क्योंकि ये सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर रहे थे और मुझे कुछ गाना था वहाँ जाके। और वहाँ पे शाश्वत से मेरी मुलाकात हुई तो म्यूज़िक की बात चल निकली और इन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ सुनाऊँ। मैंने कहा सुनाइए। तो इन्होंने अपना एक ट्यून सुनाई मुझे। ट्यून सुनी तो मैं एकदम फ्लोर हो गया था। आई वॉज टोटली फ्लोर। मैंने कहा बाप रे क्या साउंड था। तो इन्होंने 3-4 चीज़ें मुझे सुनाई और मैंने इनसे बोला कि यार इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, बाप रे क्या जीनियस तुम्हारे वो है ट्यून सारी। तो ये जो गाना था इसकी मैंने एक बहुत बेसिक, इन्होंने जो ट्यून सुनाई थी उस पर ही मैं बिल्कुल फिदा हो गया था। फिर वहाँ से मैंने इनको बोला यार कुछ करो, तो इन्होंने थोड़ा सा और बना के मुझे एक बार भेजा। तो मैंने कहा यार ये तो करना है काम। लाइक सबसे ऐसी क्या चीज़ थी जो अट्रैक्ट कर गई आपको? लिरिक्स? मेलोडी तो बहुत बाद में है। मेलोडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। और फिर मैं एक दिन घर में बैठा हुआ था। मैंने मनमीत को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आ जाओ, बैठते हैं थोड़ी देर। क्या करने के लिए नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कहा बैठते हैं थोड़ी देर। तो प्यास लग रही थी, मतलब पानी पीना आ जाओ। तो मनमीत आया नीचे, हम लोग बैठे हुए। तो एकदम से मैंने कहा यार इससे ओपिनियन लेता हूँ मैं मनमीत से कि कैसा है ये। तो मैंने प्ले किया। भाई ये तो कमाल है, लेट्स डू इट। तो जब इन्होंने बोला लेट्स डू इट, मैंने कहा लेट्स डू इट यार, बहुत ही बढ़िया बात है, उसमें क्या है। तो वहाँ से एकदम सडनली प्लान चेंज्ड और रेस्ट इज हिस्ट्री। एकदम फटाफट चीज़ें होती हैं। और इन्होंने फिर आगे जब ऑब्वियसली विद देयर एक्सपीरियंस एंड देयर स्टेटस एज म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर, ये जो उस गाने में और लेके आए हैं और जहाँ पहुँचाए हैं, तो टुडे वी आर वेरी ब्लिसफुल। लाइक इंडस्ट्री में आप पहले भी थे, म्यूजिक बैंड में थे, अभी इतने दिनों बाद कम बैक किया आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में। कैसे रेजोनेट किया सारी चीज़ों को? कुछ मतलब चीज़ें कैसी थी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कला एक ऐसी चीज़ है जो आदमी कलाकार के अंदर से निकाल के फेंक नहीं सकता कभी। जो कला आपके अंदर है वो तो हमेशा रहती है। आप उसका इस्तेमाल कब करें ये आपके ऊपर है, या आपकी सर्कमस्टेंसेस होती हैं उसके हिसाब से आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं बैंड में था, बैंड ऑफ बॉयज़ में था, तब मैंने 3.5 साल 4 साल ऑलमोस्ट पूरी तरह से डेडिकेटेडली मैंने काम किया उसमें। फिर उसके बाद मैं वापस अपनी एक्टिंग फील्ड में आके मैंने कंटिन्यू किया वो। अब जब थोड़ा सा लाइफ में और स्थिरता आ गई है तो फिर से सोचा कि क्यों ना प्रोफेशनली फिर से शुरू करूँगा। तो प्रोफेशनली फिर से शुरू किया मैंने। और 2 सिंगल्स मैं पहले रिलीज़ कर चुका हूँ, ये मेरा 3rd सिंगल है। और अब मैंने बैंड के साथ भी रियूनाइट किया, उसके बारे में बाद में बताऊँगा। लेकिन म्यूज़िकल जर्नी फिर से कंटिन्यू हो रही है क्योंकि वो होना ही था। लाइक आप लोग तीनों का ये जो सॉन्ग है काफ़ी मेलोडियस है, लेकिन आप लोग तीनों से जानना चाहूँगी स्पेसिफिकली कि कौन से एरा का जो सॉन्ग है आप लोगों को बहुत पसंद है? लाइक हिप हॉप, लेट 90s,
कौन सा मतलब आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते? फेवरेट एरा बताओ। हाँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। दिस इज माय फेवरेट एरा। वाओ। आप लोग दोनों का कौन सा है लाइक म्यूजिक टेस्ट? आई थिंक 90s वाज वो हमारा रेट्रो है, but I think that the music that came out then was very beautiful, और नदीम श्रवण ने उस वक्त जो म्यूजिक क्रिएट किया था amongst others of course, genius, वो कुछ अलग ही मेलोडीज थी, और वो I think that was a great era for me, yeah. And रहमान साहब of course, रहमान साहब अपने आप में कह रहा है, I think वो एक ऐसे इंसान है, उन्होंने उन्हीं 12 सुरों में वो जगहें ढूंढ ली धुनों में, because we are composers so we understand that वो म्यूजिक ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने खुद नीचे आके उनके साथ बैठ के बनाया, क्योंकि वो नॉर्मल, अब वो वही चीज़ें दोबारा आज क्रिएट करने जाओ तो नहीं हो पाती। सो वो लगता है कि वो कभी कभी कोई जैसे कोई, जब मुझे याद है जब बेबी डॉल बना था तो वो जो हमने उसको बना के दे दिया था, एकता ने बोला था कि मुझे गाना चाहिए और अर्बन गर्ली पार्टी सॉन्ग, उसके पहले सारे वो लड़कियों के बड़े वैसे गाने आते थे जिसमें उटपटांग शब्द होते थे, डिमीन किया जाता था। तो हमने पहली बार लड़कियों की तारीफें करी गाने में, जैसे अब बेबी डॉल में सोने दी, मेरी सोने सोने पटोले लखा तक दियां रहंदियां, फिर चिट्टियां कलाइयां में वही बातें करी हमने, यू नो कि मेरी चिट्टियां कलाइयां हैं, व्हाटएवर इट वाज। सो दैट चेंज्ड द एंटायर यू नो वे यू लुक्ड एट दोस गर्ली, पूरा नैरेटिव चेंज हो गया उसमें। तो वो, लेकिन वो ईश्वर ने कराया होगा ना, क्योंकि अब हम दोबारा जब सोचते हैं तो वो चीजें दोबारा नहीं बनती हैं। सो आई थिंक वो समय आता है जब आप वो म्यूजिक आपकी एरा आती है, तो आई थिंक रहमान साहब की एरा वाज सच वन एरा। लेकिन सर अभी बात करें इंडस्ट्री में गर्ली सॉन्ग्स मतलब ज़्यादा है, लेकिन हमारे लड़कों के लिए कब ऐसे कुछ सॉन्ग्स आएंगे कि हाँ ये मेनली लड़कों के लिए ही है? 2-3 गाने छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि अभी ज़्यादा। आपको कोई ऐसा गाना याद है जो लड़के के ऊपर बना? स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर में जो सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए था, कुक्कड़ कमाल दा। कुक्कड़ कमाल का, वो उसमें बेइज्जती हो रही है। कुक्कड़ मतलब जानती है ना, मुर्गा। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि लड़कों को अप्रिशिएशन कब मिलेगी म्यूजिक इंडस्ट्री में? तो फिर हम पुराने जमाने में चले जाएं। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है, इतना खूबसूरत। लड़कों को अप्रिसिएशन की जरूरत है इसलिए नहीं क्योंकि उनको लगता है वो कि पहले से हम बहुत कुछ हैं, उनको नीचे आने की जरूरत है एक्चुअली, इसलिए नीचे आने की जरूरत है। हाँ, इसीलिए मुझे लगता है। हाँ, और ज्यादा तारीफ करनी भी नहीं चाहिए लड़कों की। बेसावा तारीफ नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत चलती है, झाड़ पे चढ़ जाते हैं बहुत जल्दी। लाइक आप लोगों के हिसाब से लड़कियां भी अंडररेटेड है? हाँ 100%। मुझे लगता है कि फेमिनाइन एक ऐसी चीज है जिसकी आप जितनी तारीफ करें उतना कम। देखिए हमने तो पोटेंशियल एक औरत का पोटेंशियल क्या होता है वो तो हमने देखा ही है, अपनी माँ में भी देखा है, अपनी वाइफ में भी देखा है, क्योंकि जब आप उनके साथ रहते हैं उनको आप ऑब्जर्व करते हैं कि एक ही इंसान ये इतनी वैरायटी ऑफ काम उस इतनी खूबसूरती से और उतना ही दिल लगा के और बिल्कुल 100% परफेक्ट तरीके से कैसे कर पाते हैं। डिपेंडेंस कितनी होती है एक फेमिनाइन पे मेल की, कितनी डिपेंडेंस होती है, मतलब अगर देखा जाए रोजमर्रा की लाइफ में या डे टू डे की लाइफ में कितना डिपेंडेंस है। आप देखो यहाँ पे भी जितनी भी चीजें चल रही हैं उसमें यहाँ पे पूरा जो फ्रंट संभाला हुआ सारी लड़कियों ने, हाँ है ना। तो हाँ, तो इसीलिए जो है कि तारीफ जितनी करें उतनी कम होती है। बट हैविंग सेड दैट, यस, मैं ये भी कहूँगा कि हम लोग ऐसे देश से आते हैं, ऐसी संस्कृति से आते हैं जहाँ पे अर्धनारीश्वर की पूजा की जाती है। तो ना तो नारी मर्द के बिना कंप्लीट है और ना ही मर्द नारी के बिना कंप्लीट है। तो दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान, बेहिसाबा कॉम्बिनेशन है, बेहिसाबा कॉम्बिनेशन, दोनों का ही बेहिसाब। शाश्वत, अभी देखिए कि जो इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी भी काफ़ी इवॉल्व हो गई है, काफ़ी चीज़ें आ गई है, ऑटोट्यून आ गया है, AI आ गई है, तो ऐसे में क्या लगता है कि रियल टैलेंट को कितना हर्डल्स फेस करना पड़ रहा है? वैसे तो आई थिंक सर वुड बी अ बेटर पर्सन टू गिव यू अ वेरी करेक्ट आंसर ऑन दिस, बट मेरा जितना थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है मैं उससे सिर्फ एक बात कहूँगा दैट एनी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन माइंड्स। कभी वो हो ही नहीं सकता है। पहले के टाइम पे एक माइक लगा करता था, सर
I'm sure समझते होंगे इन बातों को, he's been there in this industry forever. एक माइक लगता था, सिंगर खड़ा है, पीछे बैंड खड़े हैं, पीछे जो जितना लाउड इंस्ट्रूमेंट है वो उतना पीछे खड़ा है, सो उस तरीके से रिकॉर्डिंग्स होती थी। फिर आया कि 4 भी टेक कर सकते हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, देन द टेक्नोलॉजी एडवांस अ लिटिल बिट मोर, तो आज के डेट में हम लोग डॉस पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर पे, डिजिटल ऑडियो स्टेशंस पे काम करते हैं, जहाँ पर हम जितने मर्जी चाहे टेक्स ले सकते हैं। तो बट किसी भी चीज के हो जाने से ह्यूमन माइंडसेट या ह्यूमन माइंड की जरूरत कभी डिप्लीट नहीं हो सकती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी टूल ही है, उसको यूज करने के लिए कंप्यूटर कितना ही तेज हो, चलाना तो इंसान को ही है। सो दैट इज हाउ इट इज, इट कैन नेवर बी, human mind can never be replaced basically, because that's where the true creative feelings cannot be replaced. Like sir, आप लोग दोनों भी काफ़ी सालों से हैं, काफ़ी गाने दे चुके हैं अभी तक इंडस्ट्री में, तो ऐसा नहीं लगता है कि टेक्नोलॉजीज़ के वजह से जो काम में इजी आ रही है, या फिर थोड़ा कहीं ना कहीं जो अपना काम है वो हैम्पर हो रहा है टेक्नोलॉजीज़ के वजह से? ये ऐसा है कि टेक्नोलॉजी एक टूल होता है जिसको आप यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक टूल ही है, आप उसको टूल की तरह यूज़ करेंगे तो बहुत काम ऑब्वियसली फास्टर इजियर हो जाता है, लेकिन इट्स ऑलवेज लाइक इट सेड कि इट्स ऑलवेज अबाउट द मैन बिहाइंड द मशीन, क्योंकि मशीन तो ऑर्डर फॉलो करेगी, तो वो तो आप इवेंचुअली आप क्या ऑर्डर दे रहे हैं, आप वो आपके अंदर से आ रहा है। देखिए, एक टूल जो है ना वो मेरे ख्याल से दोधारी तलवार है। आप उसी हथौड़ी से आप एक मूर्ति को तराश भी सकते हैं और उसी से फोड़ भी सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये वैसे ही एक टूल है जिससे आप संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, तो उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। सर, आप टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और अभी म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी काम किया आपने, तो क्या लगता है कि कौन से फिल्म में जल्दी और मतलब ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है आपके हिसाब से? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। मतलब सर ऐसा कभी फील हुआ है? अगर आप मुझसे ऐसे एज एन ऑब्जेक्टिव पर्सन पूछेंगे तो मुझे लगता है टेलीविज़न इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आज शो शुरू हुआ और कल आप घर घर का नाम बन जाते हैं, तो वो बिकॉज इट्स अ डेली सोप कल्चर, तो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, बट टेलीविज़न की एक ऑडियंस अलग है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि टेलीविज़न में जितना पॉपुलैरिटी होती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। अगर आप किसी शो का हिस्सा हैं और वो शो ख़त्म होता है तो 3-4 महीने में, 5 महीने में पब्लिक उतनी जल्दी आपको भूल भी जाती है। लेकिन दूसरे जो मीडिया जो फॉर्मेट्स हैं जैसे फिल्म है या OTT है, वो एक ऐसा फॉर्मेट है जो लोगों को बहुत लंबे समय तक याद रहता है। आप अगर किसी फिल्म में एक अच्छा सा स्पेशल अपीयरेंस भी करेंगे तो भी लोगों को याद रह जाता है, तो कई बार वो आइकॉनिक बन जाती है। मुझे अभी तक याद है, मैंने एक जब सिंघम आई थी, सिंघम फर्स्ट पार्ट जो आया था, उसमें मैंने एक स्पेशल अपीयरेंस किया था कि फिल्म की शुरुआत मेरी से होती है, जहाँ पे मैं एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर का रोल करता हूँ और मैं अपने आप को गोली मार लेता हूँ बिकॉज मेरे ऊपर प्रेशर होता है अंडरवर्ल्ड माफिया। तो वो एक स्पेशल अपीयरेंस लोगों को आज तक इतनी गहराई से छपा हुआ है लोगों के दिमाग में। हालांकि वो 10 मिनट का स्पेशल अपीयरेंस था, वो भी रोहित के कहने पे मैंने किया था, बिकॉज स्पेशल अपीयरेंस की उस टाइम पे मैंने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करी थी कि मुझे स्पेशल अपीयरेंस करना लगे, बट वो किया, बहुत अभी तक छपा हुआ है लोगों के दिमाग में। लेकिन अब जैसे बॉबी देओल का आप एग्जांपल लीजिए, 13 मिनट ऑफ फुटेज इन film Animal, and you see where it has taken him. Exactly. So there is a difference between the audience of the films in OTT and television. There is a difference. टेलीविजन की ऑडियंस को इतना कुछ मिलता रहता है कंटिन्यूसली ना कि अच्छा आज ये बंद हुआ है, चलो कोई बात नहीं, आज उससे जुड़ गए, तो वो इमोशनली बहुत जल्दी शिफ्ट होते रहते हैं एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे। तो दैट डिफरेंस इज ऑलवेज गोइंग देयर, ऑल्दो द फैक्ट स्टिल रिमेन्स दैट इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ शो, इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिलती ही है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी, लाइक डेली सोप का जैसे एक चीज़ रहता है, काफ़ी लोग अभी पसंद भी करने लगे। आप कभी ऐसे बचपन में अभी कोई आपका कोई पसंदीदा शो या कोई ऑब्सेस्ड थे किसी शो से बचपन में या अभी? मैं बचपन में आपको मैं बता दूं कि मैंने फिल्में बहुत कम देखी हुई हैं। मेरे माँ बाप आर्ट फिल्म्स बहुत देखते थे, उस टाइम पे आर्ट हाउस सिनेमा बहुत देखते थे वो लोग, जैसे श्याम बनेगल की, गोविंद निलानी की फिल्म्स बहुत देखते थे। और मैं जो पिक्चर्स पे बड़ा हुआ हूँ वो हैं 2 आँखें 12 हाथ, या राज कपूर की फिल्में आती थी, वो वी शांताराम की फिल्में मैंने बहुत देखी हैं, जो शायद नाम भी नहीं पता होंगे लोगों को,
डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, दो आंखें 12 हाथ, और नवरंग, और बहुत सारी ऐसी फिल्में थी। मुझे जीनियस फिल्म मेकर लगते थे वो। गुरुदत्त की फिल्में मैंने बहुत देखी हैं। मेरे एक्टर्स कुछ उसी टाइम के फेवरेट है, तो मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री से और सोच से बहुत अलग हूँ इस मामले में। मुझे एक मोतीलाल थे, उनकी एक्टिंग आज तक की बेस्ट लगी इंडस्ट्री की। ही वॉज अनबिलीवेबल। आज से 70 साल 60 साल 50-60 साल पहले आते थे, 60 साल पहले आते थे शायद, आई थिंक ऑलमोस्ट 60-65 years ago, and he could give anybody run for the money as far as acting is concerned, because he was so phenomenally natural, so much at ease. मैंने इतना easy आदमी देखा ही नहीं कैमरे के आगे। So my choices have always been, my exposure has been very different. तो मेरा सब अलग ही है। शोज में देखता था, मुझे तमस बहुत अच्छा लगा था, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एवर शोज तमस। उसके विजुअल्स आज तक मेरे दिमाग में। भारत एक खोज, एक शो आता था जिसमें नेहरू जी रिसाइट करते थे अपना पूरा भारत की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। और तो इस तरह के शोज मुझे सत्यजीत रे प्रेजेंट्स बहुत अच्छा लगता था। ये वो शोज हैं जो आप लोगों में से किसी ने, आई एम गारंटिंग कि किसी ने सुने नहीं होंगे और ना देखे होंगे। सुना तो किसी ने हमारा गाना भी नहीं है बेसब्ब, क्यों ना सुना दे एक बार जाने से। हाँ चलो, लेट्स डू दैट। उससे पहले बस जैसे मीट ब्रोस, क्योंकि काफ़ी सेंसेशन पे रहते हैं इंटरनेट पे, तो बस एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आप लोग दोनों के बीच में कैसा ट्यूनिंग रहता है मीट ब्रोस के बीच में? लाइक आप लोगों का ट्यूनिंग तो हमने देखा ही है, लेकिन अंदर का कैसा? अरे ना, म्यूजिक की जो वायर्स होती है ना, वो मिडी से जुड़ी होती हैं, तो हम मिडी से जुड़े हुए हैं। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये ईश्वरी गिफ्ट है, कुछ अलग ही तालमेल है जो हमें एक कमरे में, जैसे मीटिंग में या एक जगह होने की जरूरत नहीं होती टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग इन दिस लाइफ। आई थिंक ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। उतना भी नहीं है कि राम लखन की तरह कि एक में चमाट पड़ा तो दूसरे को दर्द हुआ, वैसा नहीं है, लेकिन सोच, विचार और काम करने का तरीका और वो सब कुछ अब बिल्कुल एक सा हो गया। तो एक बार सर बेहिसाबा हो जाए। हो गया तेरे बिन आधा, एज तू यार मारिया, मैं तो बार मारिया, झूठा था तेरा हर वादा, एज तू यार मारिया, मेरा एतबार मारिया, क्यों ना तुझको पहचाना, क्या ना दिल में ना जाना, हाल मेरा है गाना है डूबे किनारों सा, यार तुझे तरस न आया, दिल ये तेरा बरस न पाया, हाल मेरा है बारिश में सूखे किनारों सा। बेहिसाबा इश्क था, कुछ ज्यादा इश्क था, जो कर गया मुझको पागल आवारों सा। कल था मैं आसमां, अब तो मैं फिर रहा ज़मीं पे जैसे टूटे सितारों सा। गाना रिलीज हो चुका है एमडी म्यूजिक पे, जाके अभी इसे आप सुने, शेयर करें और लाइक भी करें। ऑफ कोर्स ये इंटरनेट पे मुझे लगता है कि एक नया सेंसेशन क्रिएट हो चुका है और ऑडियंस का भी आप लोगों को पूरा प्यार मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों इतने अच्छे से सारी चीज़ें एलाबोरेट किया और मुझे लगता है कि ऑडियंस की भी काफ़ी सारी जो क्वेरीज होगी वो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच। अभी इस पे एक डांस कवर बना के जरूर हमें टैग करें। श्योर।